अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम ये पोलियो होने के कुछ साल बाद होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि पोलियो क्या होता है। पोलियो सिंड्रोम या जिसको हम लोग आम ज़ुबान में कहते हैं पोलियो या जिसको कहा जाता है पोलियोमाइलाइटिस, ये किससे होता है? पोलियोमाइलाइटिस एक वायरस से होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रोवायरस, पोलियो वायरस से होता है। ये जो वायरस होता है ये किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट के थ्रू जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरफ जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ये जो है ये पेशेंट के अंदर क्या करता है, ये उसके नर्व, जो ब्रेन में नर्व सेल्स हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व सेल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। नर्व्स को इफ़ेक्ट करता है और पेशेंट जो है वो कंप्लीट पैरालिसिस उसको हो जाता है विद इन आवर्स में, ठीक है। ये इतना ख़तरनाक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये एक इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे लगता है, किसी नॉर्मल पेशेंट को भी लग सकता है। एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, इन्फेक्टेड पेशेंट से नॉर्मल पर्सन को भी लग सकता है थ्रू स्नीजिंग, थ्रू कफिंग। उसके ड्रॉपलेट्स जो है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जाएंगे, या फिर उसकी जो फीसेस हैं एक इन्फेक्टेड पेशेंट की, वो किसी भी तरह जो है ना एक नॉर्मल पर्सन के साथ कांटेक्ट हुई हैं किसी भी तरह से, तो वो उसको होने के चांसेस हैं। ये जो है ना थ्रू कंटेमिनेटेड फूड से भी चला जाता है, ठीक है, और वाटर से भी चला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस पोलियो में क्या होता है कि पेशेंट जो है उसमें उसको कम्प्लीटली पैरालिसिस हो जाता है और उसको दर्द होता है जिस्म में, उसको पैरालिसिस हो जाता है, वीकनेस होती है, मोटर वीकनेस होती है, ठीक है। अब आ जाता है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। एक पेशेंट को पोलियो हो गया है, ठीक है, अब उसका वो पीरियड गुजर गया है। ऐसा नहीं है कि उसकी पोलियो ख़त्म हो जाएगा। पोलियो के अंदर क्योंकि आपकी नर्व्स को तो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो नर्व्स होती हैं वो किसी लिहाज से जितना उन्होंने ठीक होना होता है वो ठीक हो रही होती हैं, थ्रू फिज़िकल थेरेपी, थ्रू वक्त गुजरने के साथ साथ आपके जो नर्व्स हैं वो जो है ना रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक एक्सटेंड तक करते हैं, क्योंकि जो आपकी नर्व सेल्स हैं वो ब्रेन में हैं, ये उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में क्या होता है कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम ये ईयर्स, इनको पहले हो गया है पोलियो, ये काफ़ी साल बाद भी हो सकता है या फिर कुछ महीने बाद हो सकता है, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अब इसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि इसमें न्यू किस्म की वीकनेस होती है और प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस है, दर्द है और फटीग हो जाता है पेशेंट में, ठीक है, मैनी ईयर्स आफ्टर एक्यूट पैरालिटिक पोलियो, ठीक है। अब उसके बाद आता है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम इज़ अ कंडीशन रिजल्टिंग इन new symptoms in people who had polio years earlier but have had functional and neurological stability for at least 15 years, ठीक है। ये एक तो मैंने बताया था कि डिपेंड करता है कि कितने इयर्स में हो सकता है, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन एट लीस्ट 15 इयर्स के बाद जो है ना ये होना स्टार्ट होता है। ये इसका एक टाइम है जो मैक्सिमम लोगों में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सिम्टम्स में इंक्लूड द फॉलोइंग: न्यू मस्कुलर वीकनेस, फटीग, मसल जॉइंट पेन, एट्रोफी ऑफ मसल्स, न्यू डिफ़िकल्टीज इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, पार्टिकुलरली मोबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये ज़्यादातर जो है ना ये आपके जब आपकी मसल्स ही वीक होंगे तो आपकी डेली जो लाइफस्टाइल है, एरियल्स हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, वो इफ़ेक्ट होंगे,
ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी मसल की एट्रोफी हो रही है, मसल आपको पैरालिसिस हुआ है, मसल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मसल आपके ख़त्म होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, आपको मसल में दर्द होता है, फटीग होता है, ठीक है, थकावट होती है। अच्छा, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, स्लीप इम्पेयरमेंट, स्पीच डिफ़िकल्टीज, डिस्फेजिया, रिस्पायरेटरी डिसफंक्शन। ठीक है। डिस्फेजिया कहते हैं कि पेन इन स्वेल, मतलब निगलना, ठीक है, सही तरह निगल नहीं पाना, ठीक है, उसमें डिफ़िकल्टी होना। ठीक है। उसके अलावा ये सारे सिम्टम्स होते हैं उन पेशेंट में। उनको ठंड वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी स्लीप जो है उसमें दिक्कत होती है। इसके अलावा उनकी स्पीच में डिफ़िकल्टीज आती हैं, रिस्पायरेटरी डिसफंक्शन होती हैं। उसके अलावा इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? द फैक्टर डेट में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। कौन कौन सी रिस्क फैक्टर हैं? ज़ाहिर बात है, इनिशियल पोलियो इन्फेक्शन। ठीक है। एक बंदे को पोलियो इन्फेक्शन हुआ है, ये उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि उसको कितना सीवियर इफेक्ट किया पोलियो ने। ठीक है। एज एट ऑनसेट ऑफ इनिशियल इलनेस, रिकवरी एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। एज एट ऑनसेट ऑफ इनिशियल, ये डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है कि किस एज पे हुई है। ठीक है। उसकी रिकवरी पर डिपेंड करता है और फिज़िकल एक्टिविटीज़, हर बंदे की बॉडी के लिहाज से उसको फिज़िकल एक्टिविटी कराई जाती है पोलियो के पेशेंट्स को। लेकिन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपके नए वो बन रहे हैं, लेकिन आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो इन्फेक्ट हुई भी है। ठीक है। लेकिन वो ग्रो कर रही है, जितना उसने ग्रो करना है वो करेगी। ठीक है। तो हर बंदे के हिसाब से, फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब आ जाता है, देयर इज़ नो डेफिनेट एक्सप्लेनेशन फॉर न्यू सिम्टम्स एसोसिएटेड विद पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इज़ दैट न्यूरॉन फटीग। ठीक है। कॉजेज़ क्या है? न्यूरॉन फटीग है। आपकी जो नर्व्स हैं, एक तो पहले ही नर्व्स डैमेज हुई हुई हैं, ठीक है, और जो बाकी बच गई हैं उसके अंदर बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, न्यूरॉन जो होती है आपकी वो थक जाती है। एक उसकी भी कैपेसिटी होती है ना, जितनी एक हिस्से की एक आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स में फॉर एग्ज़ाम्पल 100 है, एक जगह को आप 100, एक मसल है उसको 100 न्यूरॉन्स सप्लाई कर रही हैं। ठीक है। तो अब पोलियो वाला पेशेंट जो है उसकी न्यूरॉन फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 50 न्यूरॉन्स डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि उसकी जो बाकी जो 50 न्यूरॉन्स होंगी उन पे जो है ना डबल काम आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूरॉन के अंदर फटीग आना स्टार्ट होगी। जब न्यूरॉन के अंदर फटीग आएगी तो वो फिर मसल फटीग की तरफ जाएगा, मसल फटीग की तरफ जाएगा, फिर दर्द होगा और ये सारे सिम्टम्स आएंगे। इन दिस थ्योरी it is assumed that many motor neurons were destroyed by original infection, leaving small number of outworked neurons to innervate many orphaned muscle fiber. With time and overuse, these few working neurons simply wear out, leaving muscular denervated. ठीक है। तो वही बात जो मैंने की कि विद टाइम क्या होता है कि आपके जो नंबर है न्यूरॉन्स के वो जो है वो कम हो गए हैं। ठीक है। तो वो फटीग होना उनके पास, मतलब बहुत एक मसल है उसके न्यूरॉन्स पहले ज़्यादा थे, लेकिन अब उसकी वजह से उसके कम हो गए हैं, तो फिर क्या होता है, मसल डिनर्वेटेड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा प्रपोज एथियोलॉजीज में क्या क्या आ जाते हैं? मोटर यूनिट डिसफंक्शन, डिजेनरेटिव चेंज विद इन मोटर यूनिट, मसल ओवरयूज, मसल अंडरयूज, लॉस ऑफ मोटर यूनिट्स ड्यू टू एज, ग्रोथ हार्मोन और अदर हार्मोनल इफेक्ट्स।
द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिसयूज, ओवरयूज, पेन, वेट गेन और अदर इलनेस। ठीक है, ये सारी एटियोलॉजीज हैं, जिन एटियोलॉजीज कहते हैं कॉजेज। ठीक है, ये सारी कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होता है। मसल्स को आप ओवर यूज़ कर रहे हैं, मसल्स को आप अंडर यूज़ कर रहे हैं। अगर अंडर यूज़ करेंगे तो आपका मसल जो है वो उसका बल कम होना स्टार्ट होगा। अगर बल कम होगा तो फिर वो ज़रा सा और काम करेगा, तो वो और थोड़ा सा ही काम करेगा तो फटीग होगा। ठीक है, उसके अलावा मोटर यूनिट्स कम हो रहे हैं एज के साथ, लो ग्रोथ हार्मोन और अदर हार्मोनल इफेक्ट, ओवर यूज़, वेट गेन, और ये सारी कंबाइंड इफ़ेक्ट हैं जिनकी वजह से पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होता है। ठीक है, मोटर यूनिट डिसफंक्शन, डिजेनरेटिव चेंज। मोटर यूनिट्स हैं, उनके अंदर उनकी डिसफंक्शन हुई हुई है, सही बात है। उनकी नर्व फाइबर जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हुए हैं, तो उनके अंदर भी डिजेनरेशन चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या है? इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करते हैं EMG, ठीक है, NCS, EMG and NCS in making a diagnosis. All other causes of these symptoms must be excluded. Therefore, careful clinical evaluation using history, observation and examination are the diagnostic tool required to eliminate other diseases. ठीक है, NCS करते हैं, इसके अलावा EMG करते हैं, ये सारी करते हैं। इसके अलावा क्या है? These causes include natural effect of age. एज के साथ साथ, क्योंकि ये एज का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, एज के साथ साथ जो आप एज आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके जो है वो एज का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके मसल्स जो हैं वो आप एक्सरसाइज करके उनको स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, लेकिन आपकी एज के हिसाब से भी होता है ना। ठीक है, उसके अलावा आता है बोन्स एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स ड्यू टू डिफॉर्मिटी और wear and tear, other neurological disease, medical disease such as hypothyroidism, depression, ये सारी जो है ना ये कॉज हैं। इसके अलावा इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ जाती हैं? मोटर वीकनेस है, मस्कुलर वीकनेस है, तो मस्कुलर वीकनेस क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इसमें? फॉल्स हैं, फॉल, एक पेशेंट जो है वो उसके मसल्स, लेग के मसल वीक हैं, तो उसके लिए मुश्किल होगा कि वो बैलेंस अपना बरकरार रखे और इवेंचुअली वो फॉल हो जाता है। ठीक है, फॉल में रिजल्ट इन ब्रोकन बोन सच एज हिप फ्रैक्चर लीड टू अदर कॉम्प्लिकेशन। वो गिरेगा, पेशेंट गिरेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर कोई फ्रैक्चर आ सकता है और फिर अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब आ जाता है मैल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन एंड निमोनिया। People who have bulbar polio, which affect nerves, lead to muscles involved in chewing and swallowing. ठीक है, अब बल्बल पोलियो क्या है? बल्बल पोलियो ये है कि आपके जो च्यूइंग मसल्स और स्वेलिंग मसल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपकी इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा तो आपको ऑब्वियसली आपको च्यूइंग में मसला होगा, चुबाने में मसला होगा, आपको निगलने में मसला होगा, जिससे क्या होगा, आपके जिस्म में इतनी न्यूट्रिशन नहीं होंगी। ठीक है, आपकी डिहाइड्रेशन होगी और इससे क्या होगा, आपको निमोनिया होने के चांसेस हैं। अगर आप कोई चीज़ पीते हैं तो आपके वो लंग्स की तरफ जाएगा और फिर वो ही निमोनिया, उसमें जो होगा फूड पार्टिकल्स जाएंगे लंग्स में। ठीक है, आप उसको सही तरह आप उसको कफ भी नहीं कर सकते, तो ये सारी जो है ना ये भी हो सकता है। उसके अलावा आता है एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर, जिन पेशेंट के डायफ्राम को अगर इफ़ेक्ट किया है या फिर उसके चेस्ट मसल्स को इफ़ेक्ट किया है, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट के लिए डिफ़िकल्टी होगी कि वो डीप ब्रीथ करे, कफ करे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी और फिर म्यूकस की एक्यूमुलेशन होगी आपके लंग्स में, फिर आपका जो है वो निमोनिया होगा और
नमूनिया जब होगा उसके अंदर इन्फेक्शन हो, नमूनिया की वजह से, नमूनिया इटसेल्फ इज इन्फेक्शन, ठीक है। नमूनिया होगा और फिर आपका लंग का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, ठीक है, आपको सांस लेने में मसला होगा, ये सारा होगा। अच्छा, उसके अलावा आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। मैनेजमेंट क्या क्या है? 3 मेन सिम्टम्स विच नीड इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग। मसल वीकनेस, फटीग एंड पेन। अच्छा, आपने पोस्ट पोलियो सिंड्रोम को, ठीक है, उनको एक्सरसाइज कराते हैं ताकि उनके जो मसल्स रह गए हैं, जो उनकी न्यूरल एक्टिविटी है वो बेहतर हो सके, उनके न्यूरल पाथवेज बन सकें, ठीक है। आप उसके हिसाब से उनको फिज़िकल एक्टिविटी कराते हो, लेकिन ये इतनी ज़्यादा भी नहीं करानी कि उसको मसल वीकनेस होना स्टार्ट हो जाए या उसको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होना स्टार्ट हो जाए या फिर उसको फैटीग हो या दर्द हो, ठीक है। ये हिसाब से करानी है हर पेशेंट को। अदर प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर स्पेसिफिक केयर एंड मैनेजमेंट आर dysphagia, speech problems which must be referred to speech and language therapist, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ थेरेपी। स्ट्रेंथ थेरेपी में क्या है? फिजिकल थेरेपी रिकमेंड्स लो लेवल रेजिस्टेंट एक्टिविटीज फॉर पीपल विद पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। स्ट्रेंथ थेरेपी करानी है, स्ट्रेंथ एक्टिविटीज करानी है, लेकिन लो रेजिस्टेंस की, ठीक है, लो रेजिस्टेंस की करानी है, ठीक है। ये इसका है 0 to 3 IBLs ऑफ फ्री वेट रेजिस्टेंट। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि होल्ड द वेट 2 to 5 सेकेंड एंड रेस्ट फॉर 2 to 5 सेकेंड। जितना आपने उसको कहना है कि वो वेट उठाए उतने हिसाब से जो है ना उसको आपने रेस्ट कराना है ताकि उसको फैटीग ना हो। कंप्लीट 2 to 5 रेपिटेशन ऑफ वेट लिफ्टिंग एंड प्रोग्रेसिंग टू 10 रेपिटेशन। परफॉर्म दिस एक्सरसाइज 2 to 3 टाइम्स वीकली। अच्छा, इस एक्सरसाइज को दम से नहीं करना, आराम आराम से करना है। 0 से लेकर स्टार्ट करना है, 0 से 3 IBL से स्टार्ट करना है, फिर रेपिटेशन में इंक्रीज़ करानी है, फिर उसमें जो आपने करा रहे हो उसको 2 से 3 हफ्ते तक वही 2 से 3 टाइम वही कराना है वीक में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना है तो ही उसकी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा आता है एरोबिक थेरेपी। एरोबिक थेरेपी क्या है? लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज में बेनिफिट पीपल विद पोस्ट पोलियो सिंड्रोम टू एक्सरसाइज योर अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। योर PT must suggest using cycle ergometer that measure the amount of work you perform, ठीक है। अच्छा, लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे साइकिलिंग है, जैसे स्टेशनरी साइकिलिंग होती है, वो एक जगह पे खड़ी होती है और आपने जस्ट पैडल को करना होता है, वो लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज है। और जैसा कि आप पेशेंट को वॉक कराएं, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज करने से पहले 15 to 20 मिनट जो है ना वो टोटल एरोबिक एक्सरसाइज को देना है। और इसमें क्या है, वार्म अप आएगा, कूलिंग डाउन होगा, ठीक है, रेस्ट के पीरियड भी आएंगे बीच में, ठीक है। साइकिल एरोमीटर वो होता है जो स्टेशनरी साइकिल होती है, जिसमें वो एक जगह पे खड़ी होती है, जस्ट आपने पैडल के उसको पैडल करना होता है जस्ट, ठीक है। तो बस ये होता है इसमें। और एरोबिक एक्सरसाइजेस जो लो इम्पैक्ट होते हैं जैसे वॉक हो गई, लाइट वॉक करानी है, ये सब चीज़ें कराते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा आता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस सच एज स्ट्रेचिंग might improve daily function of people with post polio syndrome. Your muscle can become stiff and need continuous stretching to maintain flexibility. आपके मसल जो है वो एक्टिविटी करने के टाइम अब स्टिफ होते हैं, तो उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रखने के लिए ऐसे पेशेंट को स्ट्रेचिंग्स भी कराई जाती हैं और साथ साथ में स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग भी कराई जाती है, जिससे क्या होता है कि दोनों तरफ का बराबर हो जाता है और स्ट्रेचिंग भी रहती है और स्ट्रेंथ भी होती है। Lack of flexibility can cause pain, deformity, participating in
in a passive stretching program. Participating in a passive stretching program, stretching exercises performed over a period of several weeks can greatly inhibit your pain and promote normal motor movements. अच्छा, ठीक है। स्ट्रेचिंग आप साथ साथ करा रहे हो, साथ स्ट्रेंथनिंग भी करा रहे हो, तो वो क्या होता है, आपकी जो आपकी जो दर्द होता है उसको कम करता है और आपकी नॉर्मल मोटर मूवमेंट्स को प्रमोट करती है स्ट्रेचिंग इज़ ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेंथनिंग करा रहे हो तो आप उसके साथ स्ट्रेचिंग नहीं करा सकते, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग से जो है वो कम नहीं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं। स्ट्रेचिंग इस वजह से की जाती है कि जो आपके मसल स्टिफ हो रहे होते हैं, जब आपके मसल स्टिफ हो रहे होते हैं उनको भी रिलैक्स होने की उनका भी रिलैक्स होने का होता है, ठीक है। तो आप उसको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए आप स्ट्रेचिंग कराते हो, ठीक है। और स्ट्रेचिंग जो है आपकी दर्द को कंट्रोल करता है और आपकी नॉर्मल मोटर मूवमेंट्स को प्रमोट करता है। उसके अलावा आता है ब्रीथिंग थेरेपी। ब्रीथिंग थेरेपी उन पेशेंट्स को कराते हैं जिनकी जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है, जैसे कि एब्डोमिनल है, जैसे कि डायफ्राम है, वो इफ़ेक्ट हुआ है, डायफ्रामिक मसल है, डायफ्राम भी एक मसल है, वो इफ़ेक्ट हुआ है, या फिर रेस्पिरेटरी मसल्स इफ़ेक्ट हुए हैं, उनको परफॉर्म कराया जाता है। मोस्ट पीपल विद पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कैन बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग प्रॉपर ब्रीथिंग टेक्निक्स। PT can improve, physiotherapy can provide you with physiotherapist can provide you with abdominal breathing method that promote efficient oxygen intake and strengthen your abdominal muscles, ठीक है। ब्रीथिंग मेथड ऐसे प्रोवाइड पेशेंट को देते हैं जिससे वो क्या करता है कि अपने जो इनटेक है मसल की, जो ऑक्सीजन की इनटेक है, जिसकी वजह से इम्प्रूव होती है, आपके एब्डोमिनल मसल जो है तो वो स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व इनहेलिंग डीपली थ्रू नोज एंड प्रोलॉन्ग एक्सहेलिंग थ्रू योर माउथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो ये हैं कि आपने पेशेंट को कहना है कि वो सांस अंदर की तरफ ले, डीप ले नाक के ज़रिए, उसको इसके अलावा उसको होल्ड करके रखिए और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करें, ठीक है। ये सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आती है। उसके अलावा आता है लिमिट एक्टिविटीज़ दैट कॉज पेन एंड फटीग। क्या है, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करते तब भी आपको दर्द और थकावट होती है, ये तो नॉर्मल रूटीन में भी होता है। जब हम लोग कोई काम नहीं करते, जब हम लोग को एक्सरसाइज नहीं करते, जब हम लोग का चलना फिरना कम होता है तो हमें ऑटोमेटिकली पेन होता है और फटीग होता है, ठीक है। तो अगर इस केस में क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं है ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे हिसाब से तभी हमें दर्द और थकावट होगी, और अगर कम करेंगे, लिमिट करेंगे, तब भी हमने हर पेशेंट का देख के करना होता है कि पेशेंट की कितनी लेवल है, कि पेशेंट कितना वो कर सकता है। ज़ाहिरी बात है पेशेंट को आपने उसके हिसाब से डील करना होता है। हर पेशेंट की सिवियरिटी अलग होती है, हर पेशेंट का मोड ऑफ उसका जो उसको डिपेंड करता है कि वो कैसा है, उसके मसल्स पे भी डिपेंड करता है, उसके स्टेमिना पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बी स्मार्ट, स्टे वार्म, अवॉइड फॉल्स, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ताकि आप जो है ना अपने होम में, अपने घर में, ताकि आप जो है ना फटीग से और दर्द से और फटीग को कहते हैं थकावट, दर्द और थकावट से आपको ना हो, ठीक है। आप स्मार्ट रहें, बी स्मार्ट, मतलब मोटापा ना हो, आप अपना वेट को कंट्रोल करके रखें। इसके अलावा अपने आप को वार्म रखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इनके अंदर ये ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंटॉलरेंस हो जाती है। इसके अलावा फॉल्स अवॉइड करने हैं। फॉल्स कैसे अवॉइड करेंगे कि आप अपनी लोअर जो हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग होगी तभी आपके
फॉल को अवॉइड कर सकेंगे, बैलेंस ट्रेनिंग होगी तब आप गिर नहीं सकेंगे। तब तक के लिए आपको चाहिए कि आप कोई ऐसी चीज़ साथ लें, कोई ऐसी जिसे कहते हैं कि वो स्पोर्ट आपके साथ होनी चाहिए, जैसे कि क्रेन है, जैसे कि क्रंचेस होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, तब तक आप वो यूज़ करें। मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कितना लोअर पार्ट, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, वो कितनी इफ़ेक्ट होती है। बाज़ लोगों को जो है ना लाइफ टाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है, और बाज़ लोगों को सिर्फ थोड़े अरसे के लिए। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रोटेक्ट योर लंग्स, सारा ये इस पे बेस करता है। ठीक है, अगर आपको हो गया है, तो अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, आप स्मार्ट रहें, आप वार्म रहें, आप फॉल्स को अवॉइड करें, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, आप अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखें, ये आपको आपके डॉक्टर्स बताएंगे कैसे आपने करना है। तो आपके फिर जो है आप एक अच्छी उस डिज़ीज़ के साथ एक अच्छा आपका वो बन सकता है, आप बेहतर रह सकते हैं। और अगर आप नहीं करते तो आप वो फर्दर जो है ना वर्स होता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।